नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और एकदम बेहतरीन होंगे। तो सभी प्यारे दोस्तों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी दोस्तों को प्रणाम। तो आप लोग जल्दी से क्लास के साथ जुड़िए। हाँ जी, क्लास बिल्कुल होगी प्यारे दोस्त, बिल्कुल होगी क्लास। तो जल्दी से आप लोग आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाइए। एक बार मैं आपके कमेंट्स थोड़े से बड़े करवा देती हूँ जिससे मैं इजीली आपके कमेंट्स जो हैं वो विजिबल कर पाऊँ। ठीक है, चलो तो जल्दी से आओ, जल्दी फटाफट से सभी दोस्त आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाए। उसके बाद अपनी इस क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। तो भाई हाँ, कोशिश करते हैं इस चैप्टर को इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ आगे ले जाने की। तो हम लोगों का टॉपिक चल रहा है सेल ऑर्गेनल। हम लोग पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं कोशिकांगों के बारे में। तो कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बहुत से कोशिकांग पढ़ाए थे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत सारे कोशिकांगों को फिर से पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में हमने लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे किसके साथ दोस्तों, केंद्रक के साथ। तो आज की इस क्लास का जो पहला कोशिकांग होगा वो होगा केंद्रक, यानी न्यूक्लियस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस। तो भाई आइए बात करते हैं हम लोग केंद्रक की, यानी कि न्यूक्लियस की। आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच रही है, एक बार बताएंगे। आवाज़ सभी बच्चों तक पहुंच रही है क्या? जल्दी से बताओ। हेलो, हाँ जी, आवाज़ सभी बच्चों तक आ रही है ना? क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने आवाज़ वैसे तो बढ़िया आ रही है, फ्रिक्वेंसी जो है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही आ रही है, क्लियर। चलो तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं केंद्रक की। सबसे पहला पॉइंट आपको पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने करी। ये पॉइंट आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, किसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी दोस्तों। तो जब हम लोग केंद्रक की खोज की बात करते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसको खोजने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन के सर। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तो कभी भी आपको पूछे पेपर में कि केंद्रक को किसने खोजा था, तो आप बताते हो रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, उन्होंने कोशिका को खोजा था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले केंद्रक की खोज करी थी। ये चीज आप लोग याद रखोगे। भाई केंद्रक जो होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पहला पॉइंट तो हमने खोज के लिए लिख ही लिया है, पहला पॉइंट तो हमने डिस्कवरी का लिख ही लिया है। इसका दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि इसको क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो आप लोग कहोगे कि इसे कोशिका का मास्टर क्या कहते हैं? कोशिका का मास्टर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कई कई जगह मास्टर या कई कई जगह मस्तिष्क भी लिखा आ सकता है, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ना। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं, और इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। जैसे आपकी पूरी बॉडी, आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। अगर आपका मस्तिष्क खराब हो जाए तो आपकी पूरी बॉडी जो है अनकंट्रोल हो जाएगी, कोई भी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से जो कोशिका होती है उसका जो मुख्य कोशिकांग या कोशिका का जो मास्टर पूरी कोशिका को जो कंट्रोल करता है वो यही होता है दोस्तों, न्यूक्लियस, यानी कि आप बताओगे केंद्रक। तो आप लोग बताएंगे इसके लिए नोन एज, इसको क्या कहते हैं भाई? नोन एज मास्टर। ठीक है, या ब्रैकेट में लिखा जाता है कई जगह ब्रेन ऑफ सेल। इसी को कहा जाता है कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क। अब ये कोशिका में सबसे बड़ा होता है, ये पॉइंट हमने कल की क्लास में लिख ही लिया था। अब इसमें केंद्रक में क्या होता है, तो कोशिका विभाजन केंद्रक में होता है। ये आपको पूछा जाता है पेपर में। कोशिका विभाजन, जब कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है तो कोशिका विभाजन की क्रिया केंद्रक से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से कोशिका विभाजन शुरू होता है, केंद्रक से शुरू होती है। तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से होती है? केंद्रक से शुरू होती है। क्लियर? तो आप लोग बताओगे सेल डिवीजन स्टार्ट। सेल डिवीजन, जब कोई कोशिका अपने आप को विभाजित करती है, अपने दो हिस्से करती है, तो सबसे पहले केंद्रक ही है जो डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन इज स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। तो कोशिका विभाजन की क्रिया कहाँ से होती है दोस्तों? केंद्रक से होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना चीजें। अब मैम केंद्रक दिखता कैसा है ये भी बताएं। तो जब हम एक कोशिका की बात करते हैं
तो उस कोशिका के अंदर जो आपको केंद्रक नजर आता है, कुछ इस तरीके का ये होता है केंद्रक। तो एक कोशिका के अंदर आपको केंद्रक इस तरीके का नजर आता है। इस केंद्रक के अंदर ये जो आपको धागे धागे जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इनको कहते हैं क्रोमेटीन। इन धागे जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रोमेटीन। तो ये भी पूछा जाता है कि केंद्रक में धागे के समान जो संरचनाएं होती हैं, धागे के समान संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम लोग कहते हैं क्रोमेटीन। ठीक है, ये होती हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कोई धागा होता है, ये वैसी संरचनाएं हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है केंद्रक के अंदर। अच्छा मैम, ये धागे की जैसी संरचनाएं क्या करती हैं? कोई बच्चा बता पाएगा कि केंद्रक में ये धागे के जैसी संरचनाएं क्या काम करती हैं? जल्दी से बताओ, केंद्रक में धागे के जैसी संरचनाओं का क्या काम होता है? भाई इन धागे जैसी संरचनाओं को कहते क्या है? अभी मैंने कहा इनको क्रोमेटीन कहते हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा लिखा हुआ, लेकिन मैंने लिख दिया, क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। इनको हम लोग क्रोमेटीन, इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटीन कहते हैं। और यही क्रोमेटीन, हाँ, गुणसूत्र बनाते हैं, बिल्कुल सही बात। तो यही क्रोमेटीन आगे चलकर क्या करेंगे? गुणसूत्र को बनाने का काम करेंगे। तो इन्हीं से बनते हैं गुणसूत्र। तो यही गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि केंद्रक के अंदर कौन सी संरचनाएं हैं जो गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं? तो क्रोमेटीन ही गुणसूत्र निर्माण करते हैं, ये आपको याद रखना है। यही क्या करते हैं? क्रोमोसोम फॉर्मेशन करते हैं। इस पॉइंट को आपको मैंने हिंदी में भी लिख दिया और इंग्लिश में भी लिख दिया। तो क्रोमेटीन, केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचना पाई जाती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्रोमेटीन कहते हैं दोस्तों। और ये क्रोमेटीन क्या करता है? गुणसूत्रों का निर्माण करता है। और गुणसूत्र ही आपस में जुड़ जाते हैं और गुणसूत्रों के अंदर ही फिर डीएनए बनता है। तो एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना। देखो, सबसे पहले कोशिका में बना केंद्रक, ठीक है, केंद्रक बना कोशिका के अंदर, न्यूक्लियस बना। अब इस न्यूक्लियस के अंदर बनी धागे जैसी संरचनाएं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर धागे के समान संरचनाएं, क्रोमेटीन बनी। भाई क्रोमेटीन बनी, ठीक है, क्रोमेटीन। अब ये जो क्रोमेटीन है, ये क्या बनाएंगे? क्रोमेटीन बनाएंगे गुणसूत्र। ठीक है, क्रोमेटीन क्या बनाते हैं दोस्तों? गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं क्रोमेटीन। गुणसूत्र जो आपके लिंग का निर्धारण करते हैं कि भाई लड़का होगा या लड़की, है ना। तो ये क्रोमोसोम्स बनाते हैं जो गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्रों के अंदर ही पाया जाता है डीएनए। गुणसूत्रों के अंदर होता है डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है, आप बताकर चलते हैं, जीन। और डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं जीन। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस चलता है केंद्रक के अंदर। तो एक कोशिका के अंदर केंद्रक होगा और केंद्रक के अंदर धागे जैसी संरचनाएं होंगी जो गुणसूत्र बनाएंगी और गुणसूत्र से डीएनए होगा गुणसूत्र के अंदर और डीएनए के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट होंगे जिनको हम जीन कहते हैं। और ये जीन क्या करते हैं? यही आपका आनुवांशिक पदार्थ है। यही जीन आपका आनुवांशिक पदार्थ या जीन होते हैं आनुवांशिकी की इकाई। मतलब मम्मी पापा से ये जीन आपके अंदर जाते हैं। इन जीन को कहा जाता है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। पेपर में पूछा जाता है कि जेनेटिक्स की यूनिट किसको कहते हैं, तो इनको कहा जाता है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। मतलब ये जीन ही हैं जो आपके जैसे मम्मी पापा का कलर है, मम्मी पापा गोरे हैं तो बच्चे भी गोरे होंगे। तो जीन पर ही आपके ये सारे लक्षण होते हैं। कोई मम्मी पापा को बीमारी है तो वो बच्चों में जाती है जीन के द्वारा। मम्मी पापा की आंखों का रंग जीनों के द्वारा जाएगा। मम्मी पापा के बालों का रंग, मम्मी पापा की हाइट, मम्मी पापा के त्वचा का कलर, या जितने भी मम्मी पापा के ऐसे लक्षण जो उनके बच्चों में जाते हैं वो जीन ही ट्रांसफर करते हैं। तो जीन को कहते हैं आनुवांशिकी की इकाई। ठीक है, और डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। मम्मी पापा का डीएनए तुम्हारे डीएनए से या तुम्हारा डीएनए मम्मी पापा के डीएनए से जरूर मैच खाता है। ठीक है, तो डीएनए से पहचान कर ली जाती है ना कि भाई ये तुम अपने मम्मी पापा की संतान हो, तो ये डीएनए मैच करके आपको बताया जा सकता है। तो ये सारी चीजें केंद्रक में होती हैं। तो क्यों जब कोई कोशिका विभाजन करती है तो वो भी केंद्रक से ही करेगी। जैसे कि मान लो ये केंद्रक है
है ना, ये कोशिका है और ये इसके अंदर केंद्रक। तो सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है इस तरीके से, फिर पूरी कोशिका ऐसे डिवाइड होती है। तो पहले केंद्रक डिवाइड होगा, फिर पूरी कोशिका डिवाइड होती है। तो कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन भी केंद्रक से होता है। रोनित, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, ठीक है। चलें अब आगे। तो ये आपको केंद्रक के बारे में पॉइंट्स पढ़ने हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करें तो केंद्रक के अंदर एक और छोटा सा ऑर्गेनल पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो केंद्रक में एक और छोटी गोलाकार संरचना होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो केंद्रक से इतने पॉइंट्स आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ कि मैम केंद्रक में आपने बताया कि केंद्रक के अंदर ही होता है डीएनए। अब हमें थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताइए कि डीएनए क्या होता है। तो भाई आइए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डीएनए और आरएनए की। डीएनए और आरएनए ये दोनों चीजें आपको पेपर में पूछी जाती हैं, डीएनए और आरएनए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डीएनए और आरएनए के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, है ना। भाई डीएनए की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाती है पेपर में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी अम्ल, ठीक है। ये होती है इसकी फुल फॉर्म, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में भी रहेगी डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेटा। ये कौन से एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, ये फुल फॉर्म होती है डीएनए की। पेपर में आ जाता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। हाँ भाई लिख तो दी फुल फॉर्म, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की भी लिखवाऊंगी अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आरएनए की क्या होती है, तो आप बताते हो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर। तो इसको कहते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। ये आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए दोनों की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। दोनों की खोज किसने करी थी, तो दोनों की खोज करी थी फ्राइडरिक मिशर ने, ठीक है, फ्राइडरिक मिशर, फ्राइडरिक मिशर। तो फ्राइडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था भाई, खोज करी थी डीएनए की, खोज करी थी डीएनए की। क्या, फ्राइडरिच मिशर, फ्राइडरिच मिशर। तो फ्राइडरिच मिशर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए और आरएनए दोनों की डिस्कवरी करी थी। दोनों की डिस्कवरी का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, फ्राइडरिक मिशर को। तो भाई आरएनए की खोज भी आपको पूछ ली जाए तो सेम बताओगे फ्राइडरिच मिशर, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो डिस्कवरी होगी वो इन्हीं की होगी, फ्राइडरिच मिशर की। तो दोनों सेम आपको याद रखने हैं, फ्राइडरिक मिशर ने डीएनए को खोजा और फ्राइडरिक मिशर ने ही आरएनए को खोजा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूं जिससे आप परेशान ना हो और समझ जाएं चीज को, फ्राइडरिच मिशर, हिंदी में उधर लिखा हुआ है ही, ठीक है। तो फ्राइडरिच मिशर ने ही क्या किया था, डीएनए और आरएनए दोनों को खोजा था, ठीक है। समझ में आई बातें? आगे बढ़े, बताओ जल्दी से, एक बार थम्स अप करो जब जल्दी सारे दोस्त, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डीएनए और आरएनए से अगले पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट से बताएं आपको चीजें समझ में आ रही हैं। हम सबसे पहला कोशिकांग पढ़ रहे हैं बेटा, केंद्रक। कुछ कोशिकांग मैंने कल पढ़ा दिए थे, हमने कल की क्लास में लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब हम बात कर रहे हैं केंद्रक की। केंद्रक के अंदर ही मिलता है डीएनए और आरएनए, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में। भाई अगला पॉइंट क्या हो सकता है, जो डीएनए होता है इसकी संरचना पूछी जाती है कि कैसी होती है, डीएनए की संरचना। भाई डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो जब हम लोग डीएनए की संरचना की बात करते हैं
तो डीएनए दोहरी कुंडली वाली संरचना है, डबल हेलिक्स संरचना, जैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हो, ऐसा लगता है डीएनए, जैसे दो सांप आपस में लड़ रहे हो। तो दोहरी कुंडली संरचना होती है डीएनए की, दोहरी कुंडलित संरचना, ठीक है, दोहरी कुंडलित संरचना। तो ये पूछा जाता है पेपर में कि डीएनए कैसा है, तो डीएनए की संरचना दोहरी कुंडली संरचना है। डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और इस बात को किसने बताया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि भाई डीएनए की दोहरी संरचना होती है, यह डीएनए डबल हेलिक्स है, दो रस्सियों से बना है, इस बात को किसने बताया था, तो इसके बारे में बताया था सबसे पहले वॉटसन तथा क्रिक ने, है ना, वॉटसन तथा क्रिक ने बताया ये बात। तो ये पूछा जाता है, क्रिक ने बताया। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने बताया था, तो आप बताते हो वॉटसन एंड क्रिक ने। तो आप लोग बताते हो वॉज गिवन, ये जो मॉडल था किसने दिया, वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए की दोहरी संरचना के बारे में बताया। जैसे कि भाई देखो ये है डीएनए, ये है डीएनए, ऐसा नहीं लग रहा जैसे दो रस्सियां आपस में, या एक सीडी हो, एक सीडी नुमा स्ट्रक्चर हो, तो ये होता है आप लोगों का डीएनए, है ना। तो डीएनए कैसा है भाई, डबल हेलिक्स होता है। डीएनए कैसा है, दो झिल्लियों से बना है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है या दोहरी कुंडली वाली संरचना है डीएनए। एक कुंडली देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर की जो मैंने बनाई है, ठीक है। एक कुंडली तो देखो ये दिखाई दे रही ब्लैक कलर की, और एक कुंडली देखो ये रही रेड कलर वाली, ये रही रेड कलर वाली। तो डीएनए में दो रस्सियां होती हैं, दो कुंडलियां, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अच्छा आरएनए की बात करें तो आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए एकल कुंडली संरचना है ना। इसकी संरचना कैसी होती है, आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्त, तो आरएनए एक कुंडली से घिरी संरचना है, ये एकल संरचना होती है, एकल कुंडलित संरचना, ठीक है, एकल कुंडलित संरचना है ये। क्लियर, समझ में आई बात। एकल कुंडलित संरचना होती है आरएनए, ये सिंगल हेलिक्स होती है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो आपने कहा आरएनए, ठीक है, समझ में आ गई बातें। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है आरएनए, कैसी, कुछ इस तरीके की। आरएनए ऐसा होता है बेटा, सिंगल हेलिक्स। अब मैम दोनों में ये एक डिफरेंस हो गया कि डीएनए तो डबल हेलिक्स है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है, इनकी संरचना में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें डिफरेंस के तौर पर देखी जा सकती है। तो भाई एक और बात याद रखना, जब हम डीएनए की बात करते हैं और आरएनए की बात करते हैं, दोनों को बनाने के लिए हमारे पास होते हैं नाइट्रोजीनस बेस। डीएनए और आरएनए दोनों को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, दोनों को बनाने के लिए नाइट्रोजीनस बेस की जरूरत होती है। मतलब अगर ये डीएनए है, अगर ये डीएनए है बेटा दो झिल्ली वाला, और अगर ये आरएनए है बेटा एक झिल्ली वाला, तो इनके ये जो हेलिक्स होते हैं, इनकी ये जो कुंडलियां हैं आपस में जो जुड़ती हैं वो कुछ नाइट्रोजीनस क्षार के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो वो नाइट्रोजीनस क्षार पूछे जाते हैं पेपर में। तो डीएनए को बनाने के लिए भी नाइट्रोजीनस क्षार की जरूरत होती है, नाइट्रोजीनस क्षार, है ना। तो कौन से क्षार हैं जो डीएनए में पाए जाते हैं, तो आप बताते हो नाइट्रोजीनस क्षार। दोनों के अंदर नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, नाइट्रोजीनस क्षार दोनों में पाए जाते हैं, आरएनए के अंदर भी पाए जाते हैं नाइट्रोजीनस क्षार, ठीक है। तो दोनों के अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस देखने को मिलते हैं। अच्छा मैम ये नाइट्रोजीनस क्षार कितने प्रकार के होते हैं, तो नाइट्रोजीनस क्षार दो तरीके के होते हैं। डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए दो तरीके के नाइट्रोजीनस क्षार चाहिए। एक होते हैं प्यारे दोस्त, आप बताते हो पिराब प्यूरिन, एक होते हैं प्यूरिन, प्यूरिन्स पेपर में पूछ लेता है कि प्यूरिन्स क्या है, तो प्यूरिन्स नाइट्रोजीनस क्षार होते हैं। और मैम दूसरे होते हैं पायरिमिडीन, ठीक है, पायरिमिडीन, दूसरे होते हैं भाई पायरिमिडीन। क्लियर, तो दूसरे जो नाइट्रोजीनस क्षार हैं
वो होते हैं पायरीमिडीन। तो डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए दो तरीके के नाइट्रोजनस क्षार चाहिए, प्यूरीन और पायरीमिडीन। सेम यहां पर भी दो होते हैं, सिमिलरली यहां पर भी दो होते हैं। एक हो जाएगा प्यूरीन, क्लियर, यहां पर भी हो जाएगा प्यूरीन्स और पायरीमिडीन, क्लियर। प्यूरीन्स यहां पर भी मिलेंगे और पायरीमिडीन भी यहां पर मिलेंगे आप लोगों को, पायरीमिडीन यहां पर भी मिलेंगे। फिर मैम दोनों में अंतर क्या हुआ, पायरीमिडीन, तो दोनों में अंतर क्या हुआ, तो भाई अंतर दोनों में अब आपको दिखाई देगा। डीएनए और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो सेम होते हैं। यहां भी है नाइट्रोजिनस बेस, यहां भी है नाइट्रोजिनस बेस, यहां पर भी दो है प्यूरीन और पायरीमिडीन, यहां पर भी दो है प्यूरीन और पायरीमिडीन। फिर मैम दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जब हम डीएनए की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, डीएनए की, तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए जो नाइट्रोजनस क्षार होते हैं जिसमें प्यूरीन और पायरीमिडीन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं प्यूरीन की, तो प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए की संरचना के लिए जो प्यूरीन्स होते हैं वो होते हैं, प्यारे दोस्त पहले समझ लो कि प्यूरीन कौन कौन से होते हैं, है ना। तो जब हम लोग प्यूरीन्स की बात करते हैं ना, तो प्यूरीन्स दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिनिन, एडिनिन है ना, एडिनिन, एक तो हो जाता है एडिनिन, हिंदी में भी बोलते हैं एडिनिन, और मैम एक हो जाता है ग्वानिन, ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन क्या है, तो आप बताते हो कि एडिनिन और ग्वानिन जो होते हैं ये नाइट्रोजिनस क्षार है। कौन से नाइट्रोजिनस क्षार है, भाई प्यूरिन्स के पार्ट होते हैं, ये प्यूरिन्स के पार्ट हैं दोस्तों, ठीक है। और जो दूसरा था पायरीमिडीन, मैम इसमें क्या होता है, तो पायरीमिडीन जो होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। पायरीमिडीन कौन कौन से हैं, दो तरीके के जो थे, ये पायरीमिडीन दो तरीके के कौन कौन से हैं, तो ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है, एक होता है भाई साइटोसिन, साइटोसिन, और दूसरा हो जाता है थाइमीन, दूसरा हो जाएगा दोस्त थाइमीन। तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए थाइमीन, दो तरीके के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एक तो प्यूरीन और एक पायरीमिडीन। प्यूरीन कौन कौन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पायरीमिडीन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन। अब जब डीएनए की संरचना बनती है तो एक प्यूरीन एक पायरीमिडीन के साथ जाकर जुड़ता है। अब कौन सा प्यूरीन कौन से पायरीमिडीन के साथ, तो एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो ये सीक्वेंस बनता है, यानी ए डबल बॉन्ड के साथ टी के साथ जुड़ेगा, ए फॉर एडेनिन और टी फॉर थाइमीन, थाइमीन के साथ, और ग्वानिन जो होगा जी फॉर ग्वानिन और सी फॉर साइटोसिन, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं आपस में दोनों। तो ग्वानिन और साइटोसिन आपस में जुड़ते हैं, एडेनिन और थाइमीन आपस में जुड़ते हैं, कब, जब डीएनए का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि भाई दोस्तों ये डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, इस तरीके से दो हेलिक्स होते हैं डीएनए में, है ना, दो हेलिक्स होते हैं डीएनए में, तो ये इस तरीके से क्या है, डीएनए है। अब ये डीएनए के जो दोनों हेलिक्स हैं ये जो आपस में जुड़ रहे हैं, ये किससे जुड़ते हैं, ये दोनों हेलिक्स आपस में जुड़ते हैं नाइट्रोजिनस बेस से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एडेनिन होगा थाइमीन के साथ, और यहाँ पर ग्वानिन होगा साइटोसिन के साथ, फिर थाइमीन होगा एडेनिन के साथ, फिर साइटोसिन होगा ग्वानिन के साथ, फिर यहाँ पे एडेनिन थाइमीन के साथ, और फिर यहाँ पर साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो मतलब इन दोनों का यही कॉम्बिनेशन होता है इस तरीके से। मतलब हमेशा एडेनिन जब भी डीएनए की संरचना बनेगी तो हमेशा एडेनिन थाइमीन के साथ होगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये जो आपको बीच बीच में बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे 3 बॉन्ड है, ठीक, यहाँ पर 3 बॉन्ड है और यहाँ पर 2 है। तो ये बॉन्ड कौन से होते हैं, तो इनके अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बंध हैं दोस्त, क्या है, हाइड्रोजन बंध। तो डीएनए और आरएनए को बनाने में जो बॉन्ड इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बातें, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, इनको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डीएनए की संरचना को बनाने के लिए एडेनिन थाइमीन साइटोसिन ग्वानिन, ये 4 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपका डीएनए का संरचना हो गया।
अब मैम आरएनए की संरचना में कैसे होता है? भाई आरएनए की संरचना में तो यही सेम नाइट्रोजनस बेस आरएनए में भी मिलेंगे, सिर्फ एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर वही पेपर में आ जाता है। तो आइए बात करते हैं आरएनए की संरचना की। तो जब हम लोग आरएनए की संरचना की बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपको नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, बिल्कुल सेम यही दोनों मिलेंगे। प्यूरिन होगा, प्यूरिन्स होंगे प्यारे दोस्त, और पायरोमिडीन होंगे। तो भाई प्यूरिन्स हो जाते हैं और पायरोमिडीन हो जाते हैं, पायरीमिडीन। ठीक है, प्यूरिन्स हो गए, पायरोमिडीन हो गए। यहां पर भी ये दोनों मिलेंगे आपको आरएनए की संरचना में भी। लेकिन अंतर ये होगा कि यहां पर जो प्यूरिन होंगे वो तो वही होंगे, एडिनिन और गुआनिन। एडिनिन होगा जिसको हम ए से लिखते हैं, एडिनिन, एडिनिन होगा, ठीक है, और दूसरा गुआनिन होगा जिसको हम जी से लिखते हैं, गुआनिन, ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, गुआनिन। ये होगा, ये दोनों तो सेम थे, ये दोनों तो डीएनए में भी थे मैडम, एडिनिन और गुआनिन, ये तो डीएनए में भी थे, बिल्कुल थे। देखो ये रहे एडिनिन और गुआनिन, सेम ये डीएनए में भी थे, बिल्कुल सही बात। चलो आगे बढ़े। मैम पायरोमिडीन, पायरोमिडीन में यहाँ पर अंतर होता है। यहाँ पर जो पायरोमिडीन होंगे एक तो वही होगा साइटोसिन जो डीएनए में भी था, साइटोसिन, ठीक है, एक तो यही होगा साइटोसिन जो डीएनए की संरचना में भी होगा, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, यूरेसिल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात। अब जो होगा दूसरा वो यूरेसिल होगा। तो अब जो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा या साइटोसिन के साथ पायरोमिडीन जो होता है ये यूरेसिल होता है, यूरेसिल। अंतर ये है कि यहाँ पर डीएनए में थाइमिन था, यहाँ थाइमिन की जगह यूरेसिल जुड़ जाता है आकर। कौन जुड़ जाता है भाई? यूरेसिल, यूरेसिल आकर जुड़ जाता है। देखो एक बार, देखो ध्यान से, यहाँ एडिनिन है, यहाँ गुआनिन है, बिल्कुल सही डीएनए की तरह। यहाँ साइटोसिन है लेकिन यहाँ आ गया है यूरेसिल। ये चेंज है, ये परिवर्तन है आरएनए में। देखो डीएनए को, डीएनए की संरचना में यहाँ पर क्या था? थाइमिन था, थाइमिन। बाकी एडिनिन गुआनिन सेम है बिल्कुल, साइटोसिन सेम है, लेकिन यहाँ डीएनए की संरचना में क्या था? थाइमिन, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को सी से करते हैं, एडेनिन को ए से और गुआनिन को जी से करते हैं। तो यहाँ तक तो सेम है, 1 2 3, ये तो 3 सेम है आरएनए में भी, अंतर है इसके अंदर। डीएनए की संरचना में यहाँ थाइमिन है जबकि आरएनए की संरचना में यहाँ यूरेसिल है। तो जब आरएनए बनता है इस तरीके से, आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है, इसके अंदर जब आप लोग देखोगे तो एडिनिन के साथ यहाँ यूरेसिल मिलेगा, ठीक है, और गुआनिन और साइटोसिन सेम मिलेंगे, है ना, यूरेसिल के साथ एडिनिन और गुआनिन और साइटोसिन सेम मिलेंगे। तो ये सीक्वेंस होता है आरएनए की संरचना। मैम आरएनए क्या काम करता है? आरएनए का काम होता है दोस्तों प्रोटीन बनाना, अब इनका काम भी बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये डीएनए और आरएनए से फैक्ट आपको पढ़ने हैं। चलो तो अब दोनों का काम और देख लेते हैं कि डीएनए क्या करता है, आरएनए क्या करता है। तो जब हम लोग डीएनए के काम की बात करते हैं, है ना, जब हम लोग डीएनए के फंक्शन की बात करते हैं, तो जो डीएनए होता है ना, इसका काम क्या होता है? तो डीएनए हमारा आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए हमारा क्या होता है दोस्त? आनुवांशिक पदार्थ, मम्मी पापा से मिला है, आनुवांशिक पदार्थ है ना। डीएनए हमारा क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। पेपर में आता है कि हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। तो ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है हमारा, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, क्लियर। यानी कि डीएनए के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं भाई? माता पिता की पहचान करते हैं। जैसे कोई बच्चा खो गया है, अब वो बच्चा मिला है, तो पुलिस स्टेशन में 2 लोग खड़े, 4 लोग खड़े हैं, 2 पति पत्नी कह रहे हैं ये बच्चा हमारा है, अब दूसरे पति पत्नी कह रहे हैं ये बच्चा हमारा है। अब दोनों बिल्कुल प्रूफ दे रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है। तो अब पुलिस क्या कहेगी? पुलिस कोर्ट में जाएगी, कोर्ट फैसला सुनाएगा कि इस बच्चे का और इन माता पिता का डीएनए टेस्ट करो। इस बच्ची का डीएनए जिससे भी मिलेगा वो ही इसके असली माता पिता है। तो मतलब डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ। तो डीएनए के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? अपराधी की पहचान भी करते हैं, है ना, अपराधी और बालक की पहचान, अपराधी तथा पेतृत्व पहचान, पेतृक पहचान करते हैं। मतलब माता पिता से बच्चे की पहचान पेतृक पहचान कहलाती है।
तो डीएनए से हम लोग ये करते हैं, है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, क्रिमिनल की पहचान करते हैं, मौका वारदात पर जो एविडेंस मिलते हैं उनकी जांच की जाती है ना, कोई बाल मिला है किसी का, उस बाल का डीएनए टेस्ट कराकर अपराधियों के जिस पर शक होता है उसके डीएनए से मिलाया जाता है। ठीक है, डीएनए आपके नाखून में भी है, आपके बालों में भी, आपके कपड़ों पर भी आ जाता है डीएनए। जो हम कपड़े पहन रहे हैं ना, इनसे इनसे हमारी स्किन चिपके हुए होते हैं हमारी स्किन से, तो इन पर भी डीएनए का सैंपल आ सकता है। तो डीएनए आपके शरीर की हर कोशिका में है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल एंड पेरेंट, तो जब हम लोग डीएनए की पहचान करते हैं या अपराधी की पहचान करते हैं तो इस टेक्निक को किस नाम से जानते हैं, तो इस तकनीक को हम लोग, ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब जब हम अपराधी की पहचान करते हैं ना डीएनए मिलाकर, या डीएनए से किसी माता पिता की पहचान करते हैं, तो इस टेक्निक को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, डीएनए अनुलिपीकरण, ठीक है, डीएनए अनुलिपीकरण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस टेक्निक की खोज किसने करी थी पूछा जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने खोजा था, इस टेक्निक की डिस्कवरी किसने करी थी, तो आप बताते हो कि इस टेक्निक की जो डिस्कवरी करी थी वो करी थी एलेक ज़ेफरी ने। किसने, एलेक ज़ेफरी। ठीक है, एलेक ज़ेफरी नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो आप लोग बताओगे एलेक ज़ेफरी। एलेक ज़ेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज करी थी। तो ये पूछा जाता है आपको पेपर में, है ना। हाँ जी बेटा, आपके बालों में भी है डीएनए, ठीक, जो बालों की जड़ें हैं, इसीलिए तो जो फोरेंसिक लैब वाले जाते हैं ना मौका वारदात पर, एक एक एविडेंस को वो बड़े आराम से उठा कर, हाथ भी नहीं लगाते, पिन से उठा कर, फोर्सेप्स से उठाकर इकट्ठा करते रहते हैं पॉलीथीन में। कहीं खून के धब्बे मिल रहे हैं उनको भी खुरच कर ले आते हैं वो, उनसे भी पहचान हो जाती है कि ये किसका ब्लड है या यहाँ पर कौन आया होगा। जो संदिग्ध होते हैं, जिन पर हमें क्या होता है, सस्पेक्ट जो होते हैं, जिन पर हमें शक होता है, फिर उनके डीएनए की जांच की जाती है फिर। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आरएनए क्या करता है मैडम, आरएनए क्या करता है, तो आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाता है दोस्त। आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, तो आरएनए करता है प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण। तो आरएनए का काम प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ये आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो केंद्रक के बारे में इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब आ जाओ फटाफट से बात करते हैं अगले कोशिकांग की। अब फटाफट से बात करेंगे अगला कोशिकांग। दूसरे नंबर पर आज की क्लास में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है सूत्री कणिका, इसको हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, तो ये क्या है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं सूत्री कणिका की, तो ये भी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक मुख्य कोशिकांग है। इसकी भी डिस्कवरी आपको पूछी जाती है। इसकी जो खोज करी थी वो कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। किसने दोस्तों, कोलीकर ने। ठीक है, तो कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को, ये माइटोकॉन्ड्रिया टर्म को किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया, ये पूछ लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे प्यारे दोस्तों बेंडा। कौन थे, बेंडा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था, तो बेंडा ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था, बायोप्लास्ट। तो ये भी पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था, बायोप्लास्ट। तो आप बताओगे ऑल्टमैन ने, ऑल्टमैन। तो ये तीनों साइंटिस्टों के नाम माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी भाई, कोलीकर ने। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को किसने दिया था, बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट किसने कहा था,
ऑल्टमैन ने। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताओगे कि इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है पेपर में। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं बेटा, ऊर्जा गृह कहते हैं। तो कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहलाता है? तो आप बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग बताकर चलोगे नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि पूरी कोशिका की जो ऊर्जा होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है ना। अब किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में। तो बताओगे कि यहाँ एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है ना, ऊर्जा संचित होती है। इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, मैं समझाऊंगी, अच्छे से समझेंगे, पहले लिख लीजिए। देखो क्वेश्चन आता है कि कोशिका के किस भाग में एटीपी यानी ऊर्जा का संचय होता है ना। इन विच पार्ट ऑफ अ सेल एटीपी आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप बताते हो कि यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर क्या लगा के आओगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैम बात आती है कि एटीपी क्या होते हैं। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं बच्चा, तो खाने से ऊर्जा बनती है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। वो एनर्जी हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी के रूप में बदल जाती है। और यही एटीपी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। जब आपकी कोशिका कोई भी काम करती है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस दौरान ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को एनर्जी, ये एटीपी कोशिका को एनर्जी देते हैं। तो बात करते हैं कि मैम ये एटीपी क्या होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, एटीपी क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा पेपर में, है ना। मैम फुल फॉर्म क्या? बेटा अभी रुको ना, अभी फुल फॉर्म बताऊंगी, एटीपी के बारे में बता रही हूँ। तो भाई आ जाओ, एटीपी। एटीपी जो होते हैं इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? इनकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, यही हिंदी में रहेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। तो ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, समझ में आई फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म। अच्छा मैम एटीपी को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है एटीपी को? तो आइए एटीपी के बारे में बात करते हैं। एटीपी, एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग कहोगे कि इन्हें कोशिका का ऊर्जा सिक्का कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा। ठीक है, कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा सिक्का। ठीक है, ऊर्जा सिक्का कहा जाता है, ऊर्जा सिक्का या इकाई, ऊर्जा इकाई कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा इकाई कहते हैं। तो ये पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग हैं जिन्हें हम कोशिका का ऊर्जा इक्का या ऊर्जा इकाई के नाम से जानते हैं। तो एटीपी को ही कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे दे नोन एज, इनको क्या कहते हैं भाई? दे नोन एज एनर्जी कॉइन, एनर्जी कॉइन बोल देते हैं, और एनर्जी यूनिट ऑफ सेल, और एनर्जी यूनिट, एनर्जी यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, एनर्जी यूनिट ऑफ सेल। तो इनको क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा इक्का या कोशिका की ऊर्जा इकाई के नाम, सिक्का या कोशिका की एनर्जी यूनिट, ऊर्जा इकाई के नाम से जानते हैं इनको, क्योंकि यही है आपके कोशिका के अंदर जो आपके कोशिका को ऊर्जा देती है, एटीपी। और ये एटीपी कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनते हैं और एटीपी की फुल फॉर्म आती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी को क्या कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा सिक्का या ऊर्जा इकाई कहते हैं, एनर्जी कॉइन या एनर्जी आप लोग बताते हो यूनिट। कई जगह एनर्जी करेंसी भी लिखा सकता है, करेंसी कॉइन एक ही बात है ना। अब चलते हैं आगे
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही बात हो रही है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, ये ऐसा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए होता है। अभी मैंने बताया था डीएनए तो केंद्रक में है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन कुछ मात्रा में डीएनए यहाँ भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग बताओगे कि सूत्री कणिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्र कणिका में स्वयं का डीएनए पाया जाता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा कोशिका। अभी ये कल भी चलेगा आप लोगों का, ये इतना बड़ा चैप्टर और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन सी चीज यहाँ से पूछ ली जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। तो आइए बात करते हैं कि सूत्री कणिका में स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है। अभी बताऊंगी और भी हैं, तो लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ऑन डीएनए एंड राइबोसोम ठीक है, समझ में आ गई बात? राइबोसोम क्लियर? मैम ये कब खत्म होगा? बेटा मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको यही लिया है। ठीक है, चलो 99% चांसेस होते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के एग्जाम में, और देख लेना आएगा जरूर। ठीक, चलो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम है। अब समझना, माइटोकॉन्ड्रिया का फोटो दिखाती हूँ कैसा दिखता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब हम लोग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सेल के अंदर एनर्जी देता है ना। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? इसके पास खुद का डीएनए है। तो आपको नजर आ रहा है, देखो ये रहे इसके डीएनए, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए है। और मैम इसके पास खुद के राइबोसोम भी हैं, देखो ये रहे, लेकिन ये राइबोसोम छोटे वाले होंगे, 70S वाले, जो आप कल की क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, जो आप कल की क्लास में पढ़ चुके हो। एक सेकेंड देना भाई। है ना, चलो तो आओ बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम भी होते हैं 70S वाले, कल आप लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, एक तरल, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो आपको पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरल भरा रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके अंदर आपको उंगली की जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, देखो ये रही, ये रही, ये उंगली की जैसी संरचनाएं क्या होती है? क्रिस्टी होती हैं। इनको कहते हैं हम लोग क्रिस्टी। इनको क्या कहते हैं दोस्त? क्रिस्टी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ उंगली के जैसी संरचना होती है, जैसे आपकी हाथों में उंगली होती है ना, आपके हाथों के अंदर क्या होती है? उंगलियां, आपकी फिंगर, इनको हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है। और ये 2 झिल्ली से घिरा है, ये तो मैंने आपको बताया ही है। 2 झिल्ली वाले कोशिकांग, 1 झिल्ली वाले कोशिकांग, वो आपने करे ही थे जब मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका कराई थी। ठीक है, समझ में आई बातें? तो यहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा, अगर मैं एक पूरी कोशिका की बात करूं, मान लीजिए ये कोशिका है दोस्तों, है ना। अब इस कोशिका के अंदर 3 ऐसी जगह हैं जहां डीएनए मिलता है। एक तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है इसके अंदर डीएनए है, एक तो मैंने बताया यहाँ है डीएनए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक आपने अभी अभी पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मैम इसके अंदर होता है डीएनए, बिल्कुल आपको अभी भी मैंने बताया। और एक होता है दोस्तों हरित लवक में, अगर ये एक प्लांट, अगर ये एक पादप कोशिका है तो इसमें पाए जाते हैं हरित लवक, है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है डीएनए। तो एक कोशिका के अंदर 3 ऐसे कोशिकांग हैं जहां डीएनए पाया जाता है, और ये तीनों कोशिकांग 2 झिल्ली से घिरे होते हैं,
डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। तो आपको कभी भी पूछे कि कौन कौन सी जगह है जहां पर डीएनए होता है, तो एक तो आपने बता ही दिया माइटोकॉन्ड्रिया, भी बताया सूत्री कणिका, ठीक है। एक और आपने पढ़ लिया न्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था अभी अभी न्यूक्लियस। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहते हैं जिसको, हरित लवक, या तो हरित लवक लिखा जाएगा या लवक लिखा सकता है या केवल लवक लिखा सकता है। तो ये 3 ऐसी जगह हैं जहां पर डीएनए पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो तो भाई आओ अब बात करते हैं फिर से किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम फिर से चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताई ये चीजें, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे एक और पॉइंट की कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया में ही। तो ये और लिख लीजिएगा कि वायवीय श्वसन, जब कोशिका वायवीय श्वसन करती है तो वायवीय श्वसन सूत्री कणिका में होता है, सूत्र कणिका में होता है। एक कोशिका में जो वायवीय श्वसन होता है ना, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्रिया भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी इसी में होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस हेयर, ठीक है, टेक प्लेस हेयर। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़े, चलिए भाई अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले कोशिकांग की तरफ मूव ऑन करेंगे। तीसरे नंबर का कोशिकांग लवक, तीसरे नंबर का कोशिकांग होगा लवक, जिसको कहते हैं प्लास्टिड। तो भाई बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड की खोज किसने करी थी, तो हम लोग बताएंगे हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। लवक को किसने खोजा था भाई, तो लवक की जो डिस्कवरी हुई थी वो करी थी हैकल नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, हैकल ने, ठीक है। तो हम लोग बताते हैं हैकल ने। किसने डिस्कवर किया था दोस्तों, हैकल, हैकल नाम के एक साइंटिस्ट ने लवक को डिस्कवर किया था, ठीक है, हैकल। तो हैकल नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था लवक को। अच्छा मैम, जो लवक होते हैं ये किस में होते हैं, तो बताओगे कि ये केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, हमारे अंदर नहीं है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो आप बताते हो लवक, ठीक है। प्लास्टिड हमारी कोशिका में नहीं है, एनिमल की सेल में नहीं होते, ओनली प्लांट सेल में होते हैं। तो आप बताएंगे दे या दीज आर ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। तो भाई दोस्तों ये केवल प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। क्लियर, क्लियर दोस्तों। मैम टाइम चेंज करना था, कितने बजे होगी कल से, बेटा यही टाइम रहेगा, अब चेंज नहीं हो रहा है टाइम, टाइम आपका यही रहेगा, 2 बजे ही हुआ करेगी क्लास। मैथ की क्लास किसी और टाइम हुआ करेगी बेटा, ये वाली क्लास इसी टाइम होगी, ठीक है। इसलिए मैंने कल की क्लास में आपको टाइम नहीं बताया था, मैंने बोला था कि कल की क्लास में मैं बता दूंगी, तो टाइम चेंज नहीं होगा, यही रहेगा टाइम, ठीक है। हाँ 2 बजे ही हुआ करेगी, जैसे अभी होती है इसी टाइम आपकी क्लास हुआ करेगी, तो कोई टाइम में चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ मैथ की नए टाइम पे होगी, वो सर आपको बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक, क्लियर। चलो तो यहाँ तक चीजें समझ में आई आप लोगों को। अब चलो अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये हमारी सेल में नहीं होते, केवल प्लांट में होते हैं। तो क्या काम करते हैं प्लांट में, पौधों के अंदर क्या काम करते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि ये पादपों को, भाई इनका क्या काम है पादपों में, तो ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं दोस्तों, कलर, रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं। जैसे हमें रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, भाई मेलेनिन नाम का पिगमेंट है जो हमारी त्वचा का रंग देता है, मेलेनिन, ठीक है, और हमारे बालों को भी कलर देता है मेलेनिन। तो मेलेनिन पिगमेंट हमारी त्वचा को रंग देता है, मेलेनिन मेलेनिन मेलेनिन। और बेटा वैसे ही पौधों में जो रंग देने का काम करते हैं वो प्लास्टिड होते हैं। तो ये पादपों को रंग प्रदान करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कराते हैं। भाई पौधे अपना खाना बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण से, यही कराते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा भोजन संचय भी करते हैं।
फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं भाई, तथा भोजन संचय भी करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि पादपों में लवक क्या काम करते हैं। तो देख लो इतने सारे काम करते हैं, तो देख लो भाई इतने सारे काम करते हैं, है ना। भोजन संचय करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, रंग प्रदान करेंगे, ये सब लवक का काम होता है। तो दे प्रोवाइड, आप लोग बताएंगे, दे प्रोवाइड कलर, कलर प्रोवाइड करेंगे, है ना। कलर, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेंगे भाई, फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, एंड फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज करते हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज, भोजन का संचय करते हैं। तो ये काम होते हैं जो लवक हैं इनके पौधों में। हमारे अंदर तो होते ही नहीं है ये, है ना, हमारे अंदर तो होते ही नहीं है। किसमें होते हैं, ये होते हैं पादपों में, प्लांट में। तो प्लांट में ये काम करते हैं। समझ में आई ना बातें, क्लियर। चलें आगे, चलिए। तो अब देखो ये जो लवक होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, ठीक है, लवक के प्रकार। अब हम बात करेंगे लवक के प्रकार। तो भाई लवक जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पादपों के अंदर। तो ये लवक होते हैं भाई 3 प्रकार के, आपने नाम इनके जरूर सुन रखे होंगे। ये 3 होते हैं। एक होता है हरित लवक, नाम आपने जरूर सुन रखा है, हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। दूसरे होते हैं क्या, आप बताते हो, वर्णी लवक, जिसको कहते हैं हम लोग वर्णी लवक। दूसरे हो जाते हैं भाई वर्णी लवक। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, वर्णी लवक। और तीसरे हो जाते हैं, आप बताते हो, अवर्णी लवक। तीसरे हो जाते हैं भाई अवर्णी लवक, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं भाई, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, ल्यूकोप्लास्ट। इस तरीके से ये 3 तरीके के वर्णक आपको देखने को मिलते हैं पादपों, हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, हरित लवक ये क्या काम करते हैं, तो ये पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं, पादपों को हरा रंग, क्लियर, हरा रंग प्रदान करते हैं। तो कौन है जो पादपों को हरा रंग प्रदान करते हैं, तो आपने कहा हरित लवक, क्लियर। तो हरित लवक क्या करते हैं, प्रोवाइड ग्रीन कलर, इनका काम होता है प्रोवाइड ग्रीन कलर, ग्रीन कलर टू प्लांट। तो पादपों को ये हरा रंग देते हैं भाई। तो ये पूछा जाता है कि कौन से लवक हैं जो पादपों को हरा रंग देने का काम करते हैं, ठीक है ना, बताओ जल्दी से। ये पादपों को क्या देते हैं भाई, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, हरा रंग देते हैं, है ना। अब चलो इनके बारे में बातें करते हैं। ये बहुत सारे काम करते हैं पौधों के अंदर। तो मैं आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखाती हूँ, ये क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो इस तरीके से पत्तियों के अंदर होते हैं हरित लवक, और ये हरित लवक का डायग्राम है। तो हरित लवक जो होते हैं ये बेसिकली आपको, अगर इनका मैं एक इमेज इनकी आपको दिखाऊं, तो आपने देखा कि ये पत्तियों के अंदर होते हैं और इस तरीके के आपको नजर आते हैं हरित लवक, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है डायग्राम, तो ये किसका डायग्राम है, हरित लवक का। अच्छा, हरित लवक जो होते हैं इनके अंदर आपको एक चीज पूछी जाती है कि जो हरित लवक होते हैं ये पौधों के अंदर क्या क्या काम करते हैं। तो चलो इनके बारे में बताती हूँ, ये पौधों में क्या क्या काम करते हैं। हरित लवक के कार्य की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो हरित लवक, ठीक है, और हम कल की क्लास में करेंगे चीजें। अभी हम हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं, जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। भाई ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ना, हरित लवक, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है कि ये क्या काम करते हैं। तो लिखवाया भी, पौधों को हरा रंग देते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने लिख दिया हरा रंग प्रदान करते हैं, आपने वो पॉइंट पीछे लिख ही लिया था, हरा रंग प्रदान करते हैं, ठीक है भाई। ग्रीन कलर प्रोवाइड कराते हैं, वो मैंने इंग्लिश में लिखवा दिया था, फिर भी लिख लो, जो प्रोवाइड ग्रीन कलर,
एक तो ये काम हो गया भाई इनका। दूसरा ये क्या करते हैं भाई, प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसी की वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो हरा रंग देते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, है ना। इन्हीं की वजह से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे। फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस इन्हीं की वजह से हो पाता है पौधों के अंदर। मैम फोटोसिंथेसिस क्यों हो पाता है, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है एक पिगमेंट, इनके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो आप लिखोगे हरित लवक में, हरित लवक में पर्णहरित नामक रंगा पाई जाती है, पर्णहरित। तो देखो दोनों में हरित हरित आ रहा है, हरित लवक और पर्णहरित। तो हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं पर्णहरित, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित वर्णक, ये वर्णक है एक, पर्णहरित वर्णक पाया जाता है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है, क्लियर। चलो तो आप लोग बताओगे अ पिगमेंट, अ पिगमेंट, अ पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। अ पिगमेंट क्लोरोफिल इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब इसका नाम आप सभी जानते हो क्लोरोफिल का। ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, सूरज की लाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर क्या हो गया, इसी के अंदर आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस डायग्राम की, तो मान लीजिए ये आपका हरित लवक है, और हरित लवक के अंदर ही पाया जाता है पर्णहरित, पर्णहरित जिसको कहते हैं हम लोग क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के भी अंदर एक धातु पाई जाती है। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल पाई जाती है, तो आप बताते हो मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल के अंदर पाई जाती है एक धातु जिसको कहते हैं मैग्नीशियम धातु, ठीक है। अब चलो एक कमाल की बात बताती हूँ कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, हरित लवक, इस हरित लवक के अंदर सिक्के के जैसी कुछ संरचनाएं हैं। जैसे सिक्का होता है ना, 1 रुपए का सिक्का, ये दिख रहे हैं देखो तुम्हें, ये सिक्के जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं थाइलोकोइड या ग्रेनम। देखो जब हम लोग हरित लवक की बात करते हैं, मान लो ये एक हरित लवक है, मान लो ये एक हरित लवक है दोस्त, ठीक है भाई, ये एक हरित लवक है, ये क्लोरोप्लास्ट का फोटो है, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको कोइन जैसी कुछ संरचनाएं दिखती हैं, ऐसे 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 सिक्के के समान कुछ संरचनाएं दिखती हैं। मैम इनको हम लोग क्या कहते हैं, इन सिक्के के समान संरचनाओं को हम लोग कहते हैं थाइलोकोइड। क्या कहते हैं, थाइलोकोइड। जब ये एक सिक्का हो, जैसे मैंने ये पिंक कलर का बनाया है, ये एक सिक्का है, तो इनको कहा जाता है थाइलोकोइड। क्या कहते हैं दोस्त, थाइलोकोइड। फिर इनको हम लोग थाइलोकोइड कहते हैं, कोइड, क्या कहते हैं, थाइलोकोइड। लेकिन जब ये एक साथ हो जाते हैं बहुत सारे, तो मान लीजिए इतने सारे हैं देखो, तो फिर हम इनको ग्रेनम कहते हैं। फिर हम इनको क्या कहते हैं, ग्रेनम, है ना। फिर हम इनको क्या कहेंगे दोस्त, ग्रेनम कहेंगे, है ना। फिर हम इनको क्या कहते हैं, ग्रेनम। वैसे लास्ट है, इसके बाद कल कराऊंगी, वैसे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ग्रेनम कहेंगे। अच्छा ग्रेनम में क्या होती है, ग्रेनम में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, ग्रेनम में। तो ग्रेनम के अंदर होती है प्रकाशीय अभिक्रिया। ये पूछा जाता है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तो आप बताओगे ग्रेनम में होती है, लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है, इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, क्लियर। आप देखो आगे बात करते हैं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है। मैम इस लिक्विड को क्या कहते हैं, तो इस लिक्विड को कहा जाता है स्ट्रोमा, इस लिक्विड भाग को कहते हैं स्ट्रोमा। तो हरित लवक के अंदर जो तरल भाग होता है, जो लिक्विड होता है, तरल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। तो इस लिक्विड में क्या होता है, तो इस लिक्विड भाग के अंदर होता है, आप बताते हो अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी डार्क रिएक्शन, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की
अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, यहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। ये दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, डार्क रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होती है। आप बताएंगे ग्रैनम में, या कभी कभी थाइलोकोइड भी ऑप्शन आ जाता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है, तो आप बताकर चलते हो स्ट्रोमा में, या आपको यहाँ पर ये एक तरल होता है जो प्रकाश जो हरित लवक के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपने हरित लवक के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि मैम ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये जितने भी रंग होते हैं उनको प्रदान करते हैं, ऑल कलर, पौधों को सभी कलर देते हैं, हरे और सफ़ेद को छोड़कर। और ये एक तो वाइट कलर देते हैं, सफ़ेद रंग, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तो सफ़ेद रंग देंगे बेटा, वाइट कलर, है ना। एक तो ये क्या करते हैं, वाइट कलर देते हैं, और दूसरा ये फूड का स्टोरेज भी करते हैं, भोजन का संचय। इनको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज आपके लिए इतना ही। कोई भी डाउट, कोई भी चीज आपका ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में बिल्कुल पूछ सकते हो। उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो पेशेंस रखिए, आराम से तसल्लीपूर्वक इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हमने कुछ और कोशिकाओं को पढ़ा, समझा, उनके पॉइंट्स पढ़े। जितने भी पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ सब आपको किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हैं, तो आपके एग्जाम्स में भी ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो भाई मिलेंगे अब कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते और दोस्तों नमस्कार।